और आइए बात करते हैं सियासत की। यूपी को लेकर कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल रहे। बैठक में यूपी में उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो जानकारी मिल रही है। अब सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि पीलीभीत से बीजेपी वरुण गांधी की जगह नए चेहरे को मौका दे सकती है। तो कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि टिकट कट सकता है वरुण गांधी का। वरुण गांधी की जगह बीजेपी नया उम्मीदवार उतारेगी। सोर्सेस के हवाले से यह भी जानकारी है क्योंकि मां मेनका गांधी को बीजेपी चुनाव लड़ाएगी। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट इस बार फिर मिलेगा। बदायूं से संघमित्रा मौर्य की जगह दूसरे चेहरे पर बीजेपी दांव लगा सकती है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और पिताजी का समर्थन करती हैं। शायद ये वजह हो सकती है कि बीजेपी इस बार इनको टिकट नहीं देगी। गाजियाबाद में भी बीजेपी बदलाव कर सकती है। यूपी के बड़े उम्मीदवारों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं जिनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन यह भी जानकारी अब पक्की है कि बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ सकती है किसी भी वक्त। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर अलग से भी बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बैठक में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल भी मौजूद थे। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी की कुछ सीट को अभी रोका गया है, जिसमें रायबरेली की सीट शामिल है, मैनपुरी की सीट शामिल है, बलिया की सीट शामिल है, गाजीपुर और केसरगंज की सीटें शामिल है। कुछ और सीटों को होल्ड पर डाला गया है। जल्द ही इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। इस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो जानकारी देंगे। अब ये सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। दिल्ली से विनीत हमारे साथ हैं और लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ है। दिल्ली चलेंगे सबसे पहले। विनीत, हमें इस पर विस्तार से जानकारी दे सकते हैं और बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। विनीत, सबसे पहले तो सवाल मन में यही आ रहा है कि जो ये तीसरी लिस्ट बीजेपी की आनी है इस पर थोड़ा लंबा समय खिंच गया है बीजेपी की तरफ से। पेच कहां फंसता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कुछ सीटों को बीजेपी ने होल्ड पर डाल दिया है। तीसरी सीट जल्द ही तीसरी लिस्ट आएगी, लेकिन उसमें कुछ सीटों के नाम, कुछ सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होगा। क्या यह पक्की खबर है विनीत? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रायबरेली का नाम जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है 2014 में भी और 2019 में भी रायबरेली एक ऐसी सीट थी जिसे बीजेपी जीत नहीं सकी थी और निश्चित तौर पर इसको लेकर के बीजेपी जो है वो स्ट्रैटेजी बना रही है। जिस तरह से हमारी सूत्रों से बात हुई है, हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का टारगेट दिया है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400 का टारगेट दिया है, इसी को लेकर के एक एक सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको लेकर के खासा रणनीति जो है वो बीजेपी बनाती है। रायबरेली की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी 2014 में सोनिया गांधी लड़ी थी, 2019 में सोनिया गांधी लड़ी थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी जो है वो राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हो गई है और रायबरेली उन्होंने छोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है रायबरेली को लेकर के भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाना चाहती है, क्योंकि अगर रायबरेली बीजेपी जीत जाती है तो न सिर्फ संख्या बढ़ेगा बल्कि कहीं न कहीं एक मोरल बूस्टअप भी बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ था और बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बीजेपी पे करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अमेठी को पिछली बार बीजेपी ने जीत लिया था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक ही सीट आई थी, वो भी माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक ही सीट आई थी और वो भी रायबरेली से आई थी। तो बीजेपी इस बार निश्चित तौर पर रायबरेली से जीत करके कांग्रेस का सफाया जो है वो करना चाहेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब केंद्रीय चुनाव लौटूंगी इस पर हम जल्दी से रिएक्शन लेते हैं ऋषभ मणि का। ऋषभ मणि हमें बेहतर बता सकते हैं। ऋषभ मणि, देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी तक भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और जानकार तो यह भी बता रहे हैं कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, जिसमें अमेठी और रायबरेली की सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। रायबरेली की सीट तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी इस सीट से, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हो गई हैं। अब इस सीट से प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। होगा क्या? क्या कांग्रेस यहां से उम्मीदवार उतारेगी भी क्या नहीं उतारेगी? क्या निकलकर सामने आने वाला है खासकर अमेठी और रायबरेली की सीट पर? ऋषभ मणि।
देखिए, अब कांग्रेस ने अपने जो 9 प्रत्याशी कल घोषित किए उसमें अमेठी रायबरेली नहीं है। यही सबसे चौंकाने वाला हम सबके लिए है कि हम अमरोहा से दानिश अली को उन्होंने टिकट दे दिया है। मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय को उतार दिया है, लेकिन जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी अमेठी रायबरेली, वहां पर अभी तक प्रत्याशी उन्होंने नहीं उतारा है। और ये बात अब मान के चला जा रहा है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अब अमेठी और रायबरेली से शायद ही लड़ेगा, क्योंकि अमेठी में पिछली बार भी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हरा चुकी हैं और रायबरेली में भी समीकरण बदला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से विधायक मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं। इस बात की बहुत चर्चा है। मनोज पांडे अगर आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तो रायबरेली भी कॉन्स्टिट्यूंसी काफी मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए। एक ही विकल्प बचेगा कि अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तभी वहां पर कुछ मजबूत फाइट हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर गांधी परिवार को अपना गढ़ बचाना है, उत्तर प्रदेश से एक बड़ा संदेश देना है, तो प्रियंका को वहां से उतारना पड़ेगा। अगर वो नहीं उतारते हैं तो ये मान के चलिए कि रायबरेली सीट पे भी जो मुकाबला है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है कांग्रेस के लिए। और इस बात की चर्चा है कि तो बता ही रहे हैं बिल्कुल ऋषभमणि, ओपिनियन पोल तो यही बता रहे हैं कि भगवा जो है वो लहराने वाला है इस बार रायबरेली और अमेठी में भी। विनीत के पास एक बार चलते हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्योंकि वहां मौजूद हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में रहे हैं और बैठकें कल लगातार चलती रही हैं, क्या आज तीसरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें नामों का ऐलान हो जाएगा, या फिर होली के बाद तक ही हम मान के चलें कि तीसरी लिस्ट बीजेपी की आएगी? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो लिस्ट आ सकती है। बीजेपी जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो लिस्ट जारी करती है। अगर हम देखें पिछली बार भी, अगर हम देखें 2014 में जब लिस्ट जारी की गई थी उस वक्त होली के दिन ही लिस्ट जारी की गई थी। तो बहुत संभव है कि इस बार भी अगर लिस्ट भी आए तो बीजेपी दिन नहीं देखती है, बल्कि बीजेपी की जो अपनी रणनीति होती है उसके हिसाब से जो है वो बीजेपी लिस्ट जारी करती है। तो इस बार भी जब लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि आज में शाम तक आ जाए, क्योंकि काफी मंथन जो है वो हो चुका है। कोर ग्रुप की बैठक जो है उत्तर प्रदेश को लेकर के वो हो चुकी है। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और साथ ही साथ जो केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है दोनों, वो मौजूद थे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के नेताओं के साथ मुलाकात की, उन्होंने चर्चा की। तो निश्चित तौर पर यूपी को लेकर के बीजेपी जो है वो काफी गंभीर है और हो सकता है कि लिस्ट जो है वो आज भी जो है वो जारी कर सके, क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है वो बना ली है। अब समय तय करना है कि आखिरकार लिस्ट जो है वो कब जारी। नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। आपका भी बहुत शुक्रिया और ऋषभमणि आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की लिस्ट अब जारी हो चुकी है, बीजेपी की तीसरी लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन यूपी के 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को टिकट दिया गया है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए थे लेकिन टिक ही नहीं पाए। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने इन्हीं को टिकट दिया है। सहारनपुर से इमरान मसूद को मौका मिला है। अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। दानिश अली कांग्रेस में शामिल हुए हैं हाल ही में। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार को, तो कानपुर से आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है। झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को मौका मिला है। बाराबंकी से तनुज पुनिया, तो देवरिया से कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। बांसगांव से सदल प्रसाद को मौका मिला है। सभी उत्तराखंड के लिए भी कांग्रेस ने अब देखिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में 2 उम्मीदवारों का नाम कांग्रेस की तरफ से जो किया गया है उसमें नैनीताल से प्रकाश जोशी का नाम शामिल है, तो वहीं हरिद्वार से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे वो खबर सत्य साबित हुई और यहां पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है हरिद्वार से। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन प्रयागराज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। उज्जवल रमन प्रयागराज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2 से 3 दिनों में औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे ये। उज्जवल रमन 3 बार के विधायक और मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उज्जवल के पिता कुंवर रेवती रमन सिंह अभी बीमार हैं,
लखनऊ के अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके बेटे प्रयागराज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कल रेवती रमन से मुलाकात भी की थी। कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिस पर अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने अपने रिएक्शन दिया है। कहते हैं कि लड़ाई पुलिस से हो, प्रशासन या फिर शासन या कोर्ट से, खामोश रहने वाले नहीं है वो। ऊपर की अदालत जाना हमारा अधिकार है, कानूनी राय लेकर लड़ाई जारी रखेंगे। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने यहां पर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। मिसाल के तौर पे कोई कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो यकीनन उस पर हमारा अपनी बात रखने के लिए, उसके ऊपर कोर्ट जाने के लिए, उसमें रिवीजन के लिए या उसके ऊपर कोर्ट जाने का हमारा अधिकार है। मदरसा बोर्ड के लिए अगर उन्होंने वो किया है तो यकीनन हम अभी पहले उसके आदेश की कॉपी को हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में कानूनी राय लेकर के हम चाहे उसमें रिवीजन डाल सकते हैं या अदरवाइज दूसरे कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यकीन करता हूं कि मेरे जो दूसरे जो दानिशवर लोग हैं वो जाएं, या मैं भी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। उधर फतेहपुर में लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा फतेहपुर कोतवाली के ज्वालागंज में हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के काम की वजह से बिजली के पोल शिफ्ट करने का यहां पर काम चल रहा था और लाइनमैन बिजली के पोल पर चढ़कर केबल खोल रहा था। काम करने से पहले ही शटडाउन किया गया और शटडाउन ले लिया गया, जिसकी वजह से अचानक से हाई टेंशन लाइन में करंट की चपेट में शख्स आ गया। करंट की चपेट में आकर लाइनमैन की जिंदा जलकर मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्राइवेट आदमी है, ठेकेदार द्वारा हम काम कर रहे थे, होने बाद हम पीछे से काम कर रहे थे तो ये लड़का आया, ठेकेदार का भतीजा था वो, ये लड़का सीढ़ी लेके इसमें आए, वो लड़का को बताना था सीट डाउन है या नहीं, उसको चढ़ा दिया उसने, चढ़ाने बाद गया है बस कुप्पी बटाना, उसके लाइट पकड़ लिया गया राजा। और आइए बढ़ते हैं खबरें आगरा की आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर ऑटो ड्राइवरों से अवैध वसूली का मामला एक सामने आया है। आरोप के मुताबिक अवैध तरीके के स्टैंड चलाने वाले दबंग ठेकेदार ऑटो ड्राइवरों से अवैध वसूली करते हैं। मामले में ऑटो ड्राइवरों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। के लिए प्रतिदिन 50 रुपए की पर्ची पर अवैध रूप से प्रतिदिन हर ऑटो वाले से उगाही करने पर ही टेम्पो की फेरी लगाने देते हैं से इस आवेदक का और इसके साथी का रुपए न देने पर विवाद हुआ। उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और टेम्पो में तोड़फोड़ की गई। इनके द्वारा मौके से जान बचाकर मेरे कार्यालय आना बताया गया। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच के मेरे द्वारा जानकारी की गई तो ऑटो चलाने वाले और भी लोगों ने इस घटना की पुष्टि की। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी और शहर के प्रॉपर्टी डीलर विक्रम बाबू उर्फ विक्की अग्रहरी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी सदर से यहां गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। क्षेत्राधिकारी सदर ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। दरअसल ये मामला साल 2017 का है, जहां पर गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के मनोज कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार शर्जील रजा उर्फ आतिक के खास साथ मिलकर विक्रम बाबू अग्रहरी, संजय अग्रहरी और शंकु अग्रहरी ने जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली, साथ ही पैसे पर भी कब्जा कर लिया। के दौरान नगला फौजदार जाने वाले रास्ते पर तालाब के पास में 2 व्यक्तियों को
गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मुनेश और मुकेश है। ये दोनों थाना नारकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 बाइकें, 2 हीरो स्प्लेंडर, 1 बजाज पल्सर, 1 बजाज डिस्कवर और साथ ही एक अवैध तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है और 2 खोखे 315 बोर के बरामद हुए हैं। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां के गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम ने ब्रजेश कुमार उर्फ डिम्पू की 45,93,000 की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। इस मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर ब्रजेश उर्फ डिम्पू पर विभिन्न थानों में करीब 12 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। देखिए, थाना सिकोहाबाद पर वर्ष 2022 में एक गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था 165/22। उसमें 2 शातिर अपराधी, एक धर्मेंद्र उर्फ डीके और ब्रजेश उर्फ डिम्पू, इनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई की गई थी। धर्मेंद्र थाना फरिया क्षेत्र का रहने वाला है और ब्रजेश उर्फ डिम्पू की संपत्ति लगभग 46 यानी 46 लाख की है। ये सिकोहाबाद प्रॉपर का बुझिया का रहने वाला है। इस दोनों अपराधियों के विरुद्ध अन्य जो कार्रवाई है वो गैंगस्टर के तहत प्रचलित है। खबर आगरा से, जहां पर बीच सड़क पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोप के मुताबिक पति अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। इससे दोनों के बीच में सड़क पर ही विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने हाई वोल्टेज ड्रामे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जब डाला गया तो ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों थाने बुलाकर इस मामले को शांत कराया। समझौता कराकर वापस घर भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो महिला 2 महीने पहले भी पति और बेटी को छोड़कर प्रेमी के साथ मुंबई फरार हो गई थी। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के महावीर नगर का मामला। कहाँ करना भाई, हमसे बताइए।